सोचिए, एक हंसता खेलता परिवार, छुट्टियों का एक बहुत ही आम सा दिन, और अचानक नर्मदा नदी की गहराइयों में मौत का खौफ। जबलपुर के बरगी डैम में उस दिन आखिर ऐसा क्या हुआ था? बिना वक्त गवाए सीधे इस विश्लेषण में उतरते हैं और इस दिल दहला देने वाली घटना के हर पहलू को समझते हैं। ये कोई आम हादसा नहीं है, बल्कि ये उन अनसुलझे सवालों और सिस्टम की ऐसी खामियों की दास्तान है जो किसी की भी रूह कपा दे। इस त्रासदी की गहराई को समझने के लिए बस इस एक रुला देने वाले सच पर गौर करते हैं। एनडीआरएफ के गोताखोरों को डूबी हुई उस क्रूज बोट के बिल्कुल अंदर एक मां और उसका 4 साल का मासूम बच्चा मिला। और सबसे तकलीफदेह बात यह थी कि वो दोनों एक ही लाइफ जैकेट में एक साथ बंधे हुए थे। दिल्ली से छुट्टियां मनाने आया ये परिवार एक पल में उजड़ गया। पिता और बेटी तो बच गए, लेकिन ये मां बेटा हमेशा के लिए इन लहरों में समा गए। इस दर्द को शब्दों में बयां करना मुश्किल है, लेकिन रेस्क्यू टीम के एक गोताखोर ने जो बताया उसने सबको झकझोर कर रख दिया। उनका कहना था कि हमने महिला का शव निकालने की कोशिश की, लेकिन उसने अपने बच्चे को इतनी कसकर पकड़ रखा था कि उन्हें अलग करना नामुमकिन सा लग रहा था। मौत के बाद भी उन्हें अलग नहीं किया जा सका। फैक्ट्स और आंकड़ों पर बात करने से पहले ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इस हादसे में असल में किस तरह की इंसानी कीमत चुकाई गई है। तो चलिए 30 अप्रैल के उस सफर पर चलते हैं और जबलपुर के बरगी डैम में तूफान से पहले की उस शांति को समझते हैं। जहां से यह सफर शुरू हुआ, वहां सिर्फ यही एक बोट थी जो चलने की हालत में थी। मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट की एक क्रूज बोट साल 2006 में बनी थी और इसकी ऑफिशियल कैपेसिटी थी 60 यात्रियों की। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा झोल है, एक ऐसी गड़बड़ जो सीधे तौर पर सेफ्टी पर सवाल उठाती है। ऑफिशियल आंकड़े कहते हैं कि बोट पर सिर्फ 31 लोग थे, 29 टिकट वाले और 2 क्रू मेंबर। पर जो लोग जिंदा बचकर वापस आए हैं, उनका दावा बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि वहां करीब 40 लोग थे, जिसमें बिना टिकट वाले कई छोटे बच्चे भी शामिल थे। अब सच्चाई जो भी हो, लेकिन ये फर्क अपने आप में काफी चौंकाने वाला है। टाइमलाइन को देखें तो शाम 4 बजे बोट निकलती है। सब कुछ परफेक्टली नॉर्मल होता है। म्यूजिक बज रहा है, लोग डांस कर रहे हैं। फिर बजते हैं शाम के 6 और अचानक से मौसम पूरी तरह पलट जाता है। तेज हवाएं, तूफान और फिर करीब 1 घंटे की लंबी और खौफनाक जद्दोजहद के बाद शाम 7 बजे के आसपास जिंदगी की जंग हार कर बोट आखिरकार पलट जाती है। मौसम और मौत की लहरें। खमरिया आइलैंड के पास वो 1 घंटे का खौफनाक संघर्ष। उस 1 घंटे में बोट के अंदर किस लेवल का पैनिक था, ये समझने के लिए सर्वाइवर रियान हुसैन की बातों पर गौर कीजिए। उन्होंने बताया कि कैप्टन 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक बोट को किनारे की तरफ मोड़ने की लगातार कोशिश करता रहा। किनारे पर खड़े लोकल लोग भी हाथ हिलाकर वापस आने का इशारा कर रहे थे, लेकिन हवा और उन लहरों की ताकत इतनी ज्यादा थी कि इंसान की हर कोशिश फेल हो गई। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल पॉइंट पर, लाइफ जैकेट पर उठते सवाल और आखिरी पलों में सिस्टम की वो नाकामी जिसने सब कुछ बदल दिया। एक और सर्वाइवर संगीता कोरी ने जो बताया वो किसी को भी गुस्से से भर देगा। उनका दावा है कि शुरू में यात्रियों को लाइफ जैकेट दी ही नहीं गई थी। जब अचानक बोट डूबने लगी और पानी अंदर आने लगा, तब क्रू मेंबर्स ने जैकेट बांटना शुरू किया। अब जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। बोट डूब रही है, लोगों में खौफ है और ऐसी अफरा तफरी में लाइफ जैकेट लेने के लिए धक्का मुक्की हो रही है। इसी धक्का मुक्की से बोट का बैलेंस बिगड़ा और वो कुछ ही पलों में पलट गई। तो ऐसी सिचुएशन में सरकार का क्या स्टैंड है? पर्यटन मंत्री ने बयान दिया है कि नियमों के हिसाब से लाइफ जैकेट पहनना अब कंपलसरी है। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं और सख्त कार्रवाई होगी। वहीं मुख्यमंत्री ने इस हादसे को सीजनल साइक्लोन यानी मौसमी तूफान का नाम दिया है और आर्थिक मदद का भी ऐलान किया गया है। लेकिन सोचिए, ये सब कदम तो भारी नुकसान होने के बाद उठाए जा रहे हैं ना। तो चलिए अब इस रेस्क्यू और अनसुलझी पहेली को देखते हैं। उस बड़े पैमाने पर चले बचाव अभियान को समझते हैं। ये रेस्क्यू बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसे 3 हिस्सों में समझते हैं। पहला, रात के वक्त एसडीआरएफ ने तलाश शुरू की, पर भारी बारिश और अंधेरी की वजह से रुकावट आई। दूसरा, सुबह होते ही सेना की 11 ग्रेनेडियर्स और एनडीआरएफ के करीब 60 से 70 जवानों ने कमांड संभाल ली। और तीसरा, सबसे मुश्किल फेज, भारी हाइड्रोलिक क्रेन और मोटी स्टील केबल्स का इस्तेमाल करके पथरीले तल के बीच फंसी उस बोट को धीरे धीरे 30 मीटर तक किनारे की तरफ खींचना पड़ा। अब अगर इन आंकड़ों पर नजर डालें तो इस हादसे की असली तस्वीर थोड़ी क्लियर होती है। 22 लोगों की जान बचा ली गई है, 9 लोगों के दुखद निधन की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा ग्रे एरिया उन लोगों पर है जो अभी भी लापता हैं।
चूंकि यात्रियों की सटीक संख्या को लेकर विवाद था, इसलिए अभी तक ये पक्के तौर पर नहीं पता कि पानी के अंदर आखिर कितने लोग हैं। ये पता लगाना बिल्कुल अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। इस पूरे विश्लेषण से 4 बहुत ही तीखे और जरूरी सवाल निकल कर आते हैं, जिनके जवाब मजिस्ट्रेट जांच को देने ही होंगे। नंबर 1, क्या इतने बड़े तूफान की पहले से कोई मौसम चेतावनी नहीं थी? नंबर 2, जब किनारे से स्थानीय लोग वापस लौटने का इशारा कर रहे थे तो उसे समय रहते इग्नोर क्यों किया गया? नंबर 3, लाइफ जैकेट बांटने में वो जानलेवा देरी आखिर क्यों हुई? और नंबर 4, उस 2006 मॉडल की बोट पर असल में कितने लोग सवार थे? इन सब के बाद ये एक चुभता हुआ सवाल वहीं का वहीं रह जाता है। जब भी कोई हादसा होता है, कमिटियां बैठती हैं, मुआवजे बढ़ते हैं, लेकिन सुरक्षा नियम सख्ती से लागू होने से पहले और कितनी जिंदगियों को बस एक अकेले लाइफ जैकेट में इस तरह बंधना पड़ेगा? एक माँ और उसके बच्चे की वो तस्वीर सिस्टम की नींद तोड़ने के लिए काफी होनी चाहिए। इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।